नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो अमेरिका में अब ये रोज़मर्रा की बात हो गई है। कभी किसी स्कूल में, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी कहीं, कभी बस पर ही, कहीं भी फायरिंग हो जाती है। और दुनिया में अब इस चीज़ को गन कल्चर के साथ जोड़ा जाने लगा है। मुझे लगता है ये भी अर्ध सत्य है। गन माध्यम तो है, लेकिन एक कल्चर तो नहीं हो सकती किसी सिविल सोसाइटी की। और अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होते जा रहे हैं और दरकता हुआ सा दिखाई दे रहा है। किसी ने सोचा था क्या कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की भी ये हालत हो जाएगी कि जिसके जीतने के चांसेस दिखाई दे रहे हों, अगर उसको आप बैलेट पेपर से नहीं हरा सकते, नहीं हटा सकते अपने सामने से, तो बुलेट से हटा दीजिए। क्या इस बारे में कभी किसी ने सोचा था? और ये सिचुएशन जो आज अमेरिका में है, ये सबको चौंका रही है। जो अमेरिका दुनिया भर के देशों को आंखें दिखाता है, पाठ पढ़ाता है, वो अपने यहाँ एक पुरानी कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो अमेरिका मौलिक अधिकारों को लेकर के, मानव अधिकारों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के जिस तरह का ज्ञान पिलाता रहता है पूरी दुनिया को, अरे भाई, थोड़ा-सा अपने गिरेबान में भी झाँक करके देख लो कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति 4 साल तक जो राष्ट्रपति रहा है और जो भावी राष्ट्रपति है, उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। एक पूरा ओपन एरिया खोल करके छोड़ दिया गया और ये भी नहीं देखा गया कि सामने जहाँ उनकी सभा का आयोजन हो रहा है, उसके ठीक सामने कोई कंपनी है, उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया होता, उसकी भी छत पर किसी स्नाइपर को जो है बैठा दिया गया होता, ठीक तरीके से सुरक्षा करते उसकी। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया, जब अदालतों में घसीटा गया, तब डोनाल्ड ट्रंप की कुछ टिप्पणियाँ थी सीक्रेट सर्विस को लेकर के भी, एफबीआई को लेकर के भी, वहाँ की जितनी भी जाँच और सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनको लेकर के भी। और उन्होंने चेतावनी दे दी थी, दे रखी है बल्कि, कि मैं अगर वापस आता हूँ तो बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव करूँगा। तो ऐसे में क्या वहाँ की सारी एजेंसियाँ भी उनकी सुरक्षा को लेकर के आपराधिक लापरवाही के स्तर तक पहुँच गई हैं? ये बहुत कड़े और बड़े सवाल हैं। हम एक ऐसी शख्सियत से जुड़ रहे हैं जो जिनकी जड़ें भारत में हैं, जो अभी भी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, फिर से एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका में करीब-करीब 2 दशक से भी अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर मुनीश रायजादा, जो एक समय अरविंद केजरीवाल के भी सहयोगी थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जिनका मोहभंग होता गया समय के साथ-साथ, वो विमुख होते गए, अरविंद केजरीवाल से किनारा करते गए। उन्हीं में से एक डॉक्टर मुनीश रायजादा के साथ जुड़ रहे हैं और अमेरिका में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो भयावह देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मुनीश जी के साथ जुड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। मुनीश जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते ओंकार जी। मुनीश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि अमेरिका बहुत खतरनाक मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है? देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि भावी राष्ट्रपति भी हैं जैसा आपने कहा, और अब तो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद लगता है कि उनका जीतना लगभग तय है। उन पर जो अटैक हुआ, ये वास्तव में एक्सेप्शन है। कोई आसान काम नहीं कि ऐसे प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पर आकर कोई शूट कर दे या शूटिंग अटेम्प्ट करे। लेकिन यदि आप हिस्टोरिकल जाएंगे
तो वायलेंस इटसेल्फ, वायलेंस, और न केवल पॉलिटिकल वायलेंस बट वायलेंस, गन वायलेंस यूएस कल्चर का हिस्सा है। मैं अभी तक मुख्यतः समय मेरा शिकागो में बीता है, जी जी। एंड शिकागो भी अनफॉर्चुनेटली उन सिटीज में आता है जहां पर गन कल्चर, गन वायलेंस अनकॉमन नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा है वहां। तो जैसा आपने कहा कि अजीब किस्म की चूक इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में, क्योंकि 400-500 मीटर दूर एक भवन पर, एक बिल्डिंग पर एक शूटर वहां चढ़ जाए और किसी की निगाह में ना आए, ये मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है कि ये हो कैसे गया, लेकिन ये हुआ। अब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन शूटर जो है 20 साल का लड़का क्रुक्स, ही हैज ऑलरेडी बीन किल्ड, उसके पहले ही मतलब स्नाइपर्स ने उसको इमीडिएटली मार गिराया। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये हुआ कैसे। और जैसा आपने खुद रेफरेंस दिया, हिंट दिया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में यदि कोई ऐसी चाल चली जा रही है कि उनको मार गिराया जाए, तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। यद्यपि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ चाल थी इसके पीछे, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग को भी असैसिनेशन जो उनका हुआ वो महज 39 साल के थे। अमेरिका का पूरा ब्लैक्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म को उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया और जीता उसको, सिविल राइट्स मूवमेंट। 1968 में उनकी 39 साल की एज में हत्या की गई, और उसमें ऐसी काफी थ्योरीज आती हैं कि एफबीआई उस हत्या में शामिल था। गन वायलेंस की बात करें तो पॉलिटिकल वायलेंस में जो प्रेसिडेंशियल अटैक्स हुए, प्रेसिडेंट्स पे अटैक हुए, वो भी कोई अनोखे नहीं है, पहले भी हुए। जो बाइडेन इस वक्त 46वें प्रेसिडेंट है, 46वें। तो यदि आप ध्यान दें तो अटेम्प्ट की बात है तो रोनाल्ड रीगन पे अटेम्प्ट किया गया था, ट्रंप पे 2024 में अटेम्प्ट किया गया, और उसके अलावा एक बड़े फेमस प्रेसिडेंट थे टेडी रूजवेल्ट, थियोडोर रूजवेल्ट उनका नाम था, बट उनको निक नेम था टेडी। टेडी रूजवेल्ट पे भी असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था। और 4 प्रेसिडेंट 46 में से 46वें प्रेसिडेंट, मतलब कई बार लोग 2-3 बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं, तीसरा तो नहीं बनते इस वक्त, तो प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट्स है, 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन 4 प्रेसिडेंट्स को किल किया गया हिस्ट्री में। अब्राहम लिंकन का नाम सर्वविदित है, सब जानते हैं। जॉन एफ कैनेडी को 1963 में मारा गया था, और उसके अलावा भी एक दो और प्रेसिडेंट है, उनको भी मार गिराया गया, तो उनकी हत्या की गई थी। तो इस प्रकार से आप देखें तो गन कल्चर इस प्रकार की कि वहां पे पॉलिटिकल वायलेंस अनकॉमन नहीं है। बहुत अजीबोगरीब स्थितियां हैं, और लोग तो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब डेमोक्रेसी में क्या हिंसा को आप साथ लेकर के चल सकते हैं, और दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि अमेरिका को महाशक्ति माना जाता है, अमेरिका को बहुत लंबे समय तक अनुकरणीय माना गया कि अमेरिका जो सिद्धांत स्थापित कर रहा है, जो मूल्य, जिन नैतिकता की दुहाई देता है, तो उसका अनुपालन किया जाए, उसका अनुसरण किया जाए। लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ये घटना क्या दिखाती है? अंदरूनी तौर पर अमेरिका की सेहत बहुत खराब हो चुकी है। देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है जिस प्रकार से हुआ। इसके अपने को बैकग्राउंड में जाते हैं। 2 चीजें वहां पर पार्ट ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री में रूटेड है। नंबर 1, जो यहाँ पे सेकेंड अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है राइट टू फ्री स्पीच, यानी कि आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। और इसको बड़ी संजीदगी के साथ लोग इसको, मतलब इसके बारे में अपना हक जताते हैं। सेकंड अमेंडमेंट राइट है राइट टू बेयर आर्म्स, यानी कि आपको हथियार रखने की इजाजत है। और ये हिस्टोरिकली इतना इतना संजीदा मुद्दा है ये, कि जब भी गन वायलेंस के खिलाफ या गन कंट्रोल को लेके जब भी आज तक कोई भी प्रेसिडेंट, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट, ओबामा ने खूब एड़िया घिस ली, लेकिन ओबामा भी सिर्फ चिल्लाने या रोने धोने के अलावा कुछ कर नहीं पाए। जबकि हमेशा वो कहते थे कि स्ट्रिक्टर गन लॉज होने चाहिए। जो बाइडेन को देख लीजिए, वो उनके उत्तराधिकारी हैं काइंड ऑफ, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी टर्म्स में। उन्होंने भी खूब कोशिश करके देख ली।
और रिपब्लिकन तो डिवाइसिव हैं, रिपब्लिकन्स तो टिपिकली गन गन वायलेंस को लेके ज्यादा चिंतित होते नहीं। तो ये मुनीर जी, ओमकार जी यदि आप जी मैं कल डेमोक्रेट के ही किसी समर्थक को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि साहब अब ये गन कल्चर खत्म होनी चाहिए, ये तो तब फ्री किया गया था जब दूर दराज के जो गांव थे वहां तक जब लोग जाते थे तो उनको कई बार जरूरत पड़ती थी अपनी सुरक्षा के लिए, तो ये जारी किए गए थे। लेकिन ये जो सुनने में आ रहा है कि जिस वेपन से डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक किया गया, ये तो बेहद अत्याधुनिक वेपन है। ये ठीक है कि वहाँ के सुरक्षा कर्मी और सेना के पास ये नहीं है, और वहाँ का ये कानून बताया जा रहा है कि जो सेना या सुरक्षा बलों के पास वेपन्स नहीं हैं, वो मतलब खरीद सकते हैं आप। तो जी इतनी घातक के आप 120 मीटर दूर बैठे हैं, 200 मीटर दूर बैठे हैं, वहां से आप निशाना ठोक रहे हैं, और वो सटीक लगता अगर ट्रंप एक सेकंड पहले अपनी गर्दन ना घुमा लेते, उनकी खोपड़ी उड़ा दी होती उस आदमी ने। तो एग्जैक्टली। ऐसी तो ऐसे वेपन्स जो हैं खुले बाजार में बिक्री के लिए छोड़ना, ये तो आत्मघाती कदम है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन ये यूएसए में तो बड़ा पॉपुलर गन कल्चर है ओमकार जी। आप आर्म्स बड़े आराम से परचेज कर सकते हैं। आप वॉलमार्ट जैसे स्टोर पे जाइए, वेपन्स का काउंटर लगा होता है, वेपन्स का काउंटर लगा होता है कि आप यहां से गन खरीद सकते हैं। और स्ट्रिक्टर गन लॉज की जैसे मैंने बात की, लैक्स कानून है वहां पे। कई बार तो इतने जब जब गन शूटिंग होती है, मास शूटिंग यहाँ पे कॉमन है। दुनिया की किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज को जब आप कंपेयर करेंगे तो यूएसए में जो मास शूटिंग्स है वो सर्वाधिक है। 2017 में 517 मास शूटिंग्स हुई थी। मास शूटिंग तो बच्चों का खेल है, स्कूलों में शूटिंग्स हो जाती है, आप जाके गन खरीद लीजिए। अच्छा, उसके अलावा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एमआईसी, बड़ा वहां पे एक स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, ताकि वेपन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट्स को, वार क्रिएट किए जाते हैं। ये सिर्फ मिथ नहीं है, ये पॉपुलर परसेप्शन नहीं है, पूरी साजिश है इसके पीछे। कमिंग बैक टू इंडिविजुअल गन राइट्स, 30%, एवरी 1/3, यानी कि हर तीसरे में से एक अडल्ट अमेरिकन गन पोजेस करता है, यानी कि उसके पास गन है, वो ये कहता है कि मेरे पास गन है। उसके अलावा 38% वाइट्स, 24% ब्लैक्स और 10% एशियंस गन अपने पास रखते हैं। गन रखने का मुख्य कारण ये है, वो कहते हैं कि हमें सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। यूएसए में रूरल पॉपुलेशन काफी है, रूरल एरियाज बड़े काफी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या ओवरनाइट वो खत्म हो जाएंगे? अर्बेनाइजेशन जितनी है उतनी ही है वहां पे। तो यूएसए मेनली कंट्री साइड का कंट्री है। बड़े बड़े शहरों में लोग रहने की बजाय छोटी छोटी आबादियों में रहना पसंद करते हैं। तो ये कल्चर जाने वाली नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्योंकि हंटिंग करनी है उसके लिए हमें गन्स चाहिए, तो गन्स को लेके वहां पे लोग बड़े पॉजेसिव हैं। जैसे अपने देश में आप कास्टिज्म में जाति की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, तो लोग डिवाइड हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग तक डिवाइड हो जाते हैं। उतना ही संजीदा या उतना ही सेंसिटिव मुद्दा है वहां पर, और सेकंड अमेंडमेंट की दुहाई दी जाती है वहां पे। जैसे आप कहते हैं कि हम आप गन्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेंगे, तो लोग कहते हैं कि ये तो हमारा सेकंड अमेंडमेंट का राइट है, वो संविधान की दुहाई देते हैं उसके लिए। अच्छा, 58%, क्योंकि आपने कहा 58% अमेरिकन कहते हैं कि स्ट्रिक्ट गन लॉज होने चाहिए, बट उसको करेगा कौन? डेमोक्रेट्स कोशिश करते हैं, रिपब्लिकन सुनते नहीं है। रिपब्लिकन्स तो उस पर बल्कि वो करते हैं, प्राइड लेते हैं, बड़ा गर्व फील करते हैं। फ्लोरिडा में एक मास शूटिंग हुई थी, उसके बाद क्या निकला? फ्लोरिडा में सेनेट में बोला गया, जो वहां के स्टेट सेनेटर्स थे उन्होंने कहा तो पॉसिबल ही नहीं है किसी प्रकार से कंट्रोल करना। मतलब उसको ऐसे लेते कि नथिंग कैन बी डन। एक के बाद एक स्कूल शूटिंग हो जाती है, इनोसेंट बच्चे मारे जाते हैं, नथिंग हैपेंस, लाइफ एज यूजुअल चलती रहती है। तो मैं ये अभी भी मानता हूं कि ये पार्ट ऑफ कल्चर है वहां, और इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन निकलने वाला। आप पिछले 40 साल में देख लीजिए, पिछले 40 साल में देखिए कितनी मास शूटिंग्स हुई हैं, स्कूल शूटिंग्स हुई हैं। अब पॉलिटिकल वायलेंस पे आइए आप, तो जब सोसाइटी में वायलेंस है, फिल्मों को देखिए आप, फिल्मों में शूटिंग इज सो कॉमन, वहां पे वायलेंस, गन शूटिंग, गन कल्चर इतनी प्रोमिनेंट है, वहां पे डिस्प्ले होती है। पीपल डोंट इवन केयर अबाउट दिस, ओमकार जी। तो ये पूरा कल्चरल एक एस्पेक्ट है जिसको तोड़ना अमेरिकन को ही करना पड़ेगा। 1 लाख में से 4 डेथ्स
मतलब जिसको होमिसाइड कहेंगे आप, वो गन की वजह से यूएसए में होते हैं। बाकी डेवलप्ड कंट्री से आप कंपेयर करेंगे, मतलब 1 लाख में 4.1 होमिसाइड्स गन की वजह से होते हैं अमेरिका में। बाकी जगह ये 118th है, यानी कि यूएसए में गन की वजह से होमिसाइड डेवलप्ड कंट्रीज में कंपेयर करें तो 18 टाइम्स ज्यादा है। तो ये नहीं कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में भी, तो क्योंकि कोकेशियंस पॉपुलेशन ज्यादा, तो उनकी भी मेंटेलिटी वो है, ये मेंटेलिटी अमेरिका में ही है, एक माइंडसेट है वहां पे। और सेकंड अमेंडमेंट को इतना प्राइडफुली, इतना प्राउड के साथ देखा जाता है कि आप पूछिए मत। अच्छा ये बताइए, क्या डेमोक्रेट्स ने ये मान लिया है कि साहब ट्रंप को अब रोका नहीं जा सकता है, और ऐसा केरोसिन छिड़क दिया गया है वहां भी, जिसकी बात राहुल गांधी भारत में करते हैं कि साहब अब लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। एक 20 साल का लड़का गन लेकर के पहुंच जाता है ट्रंप को मारने के लिए, कि वैसे नहीं रोक सकते हैं तो चलो ऐसे रोकते हैं। तो क्या ये बौखलाहट है डेमोक्रेट समर्थकों की? और अब तो सूचना आ रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की पार्टी को इसने डोनेट भी किया था, कंट्रीब्यूट भी किया था, जी, जिसने $15। गन से फायर किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये डेमोक्रेट का कट्टर समर्थक है जिसने फायर झोंका है। थॉमस क्रुक्स यद्यपि रजिस्टर्ड रिपब्लिकन है, लेकिन उसने $15 की डोनेशन दी थी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एंड उसने अभी तक एक बार वोटिंग की है, क्योंकि ही इज जस्ट 20 years old। पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसके जीवन काल में अब होता जिसमें वो वोट देता, तो मतलब दे पाने योग्य बना था वो, तो उससे पहले उसने का वोट दिया। बट टिपिकली वहां पर लोग जब रजिस्टर करते हैं तो कई बार डेमोक्रेट या क्रॉस ओवर कॉमन है, वहां पे हो जाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि वायलेंस और गन वायलेंस में रिपब्लिकन्स की गलती ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इलेक्शन तो जिस प्रकार से अभी हुआ है, अप्रत्याशित घटना हुई है, तो इलेक्शन वैसे भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लीड में थे। और जो पहली डिबेट हुई अभी कुछ समय पहले, तो उसमें बाइडेन की बौखलाहट और उनका जो एज रिलेटेड जो उनका वो वहाँ पे दिक्कतें उनकी दिखी रही थी। तो लगता नहीं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी प्रकार से हराया जा सकता है। और दूसरा, इनमें ये जो एक अनदर सुसाइडल अटेम्प्ट, सुसाइडल कोशिश जो इनकी डेमोक्रेट्स की है, मतलब कोशिश नहीं कहेंगे, जो इनका एक स्टेप है वो ये है कि ये बाइडेन को रिप्लेस करने के मूड में अभी भी नहीं है। तो अगर बाइडेन को रिप्लेस नहीं करेंगे तो लगभग तय मानिए कि इलेक्शन ट्रंप को उन्होंने गिफ्ट कर दिया। नहीं नहीं, बाइडेन तो खुद ही छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब आप शारीरिक रूप से अक्षम है, कहीं भी जी। आप गिर पड़ते हैं, आपकी जबान आपका साथ नहीं दे रही है, आपकी स्मृति जो है वो जवाब दे रही है। आप जेलेंस्की को पुतिन कह करके संबोधित करते हैं, किसी का परिचय देते हो, आप कमला हैरिस को भी आप जो है वो ट्रंप या ओबामा बता देते हैं। तो ऐसा आदमी अमेरिका को रिप्रेजेंट करे, उसका राष्ट्रपति रहे, और जबकि तमाम तरह की वैश्विक चुनौतियां इस समय अमेरिका के सामने, और वैश्विक भी छोड़ दें तो अंदरूनी चुनौतियां भी अमेरिका के सामने तमाम हैं। ऐसे में एक डायनामिक क्यों ना राष्ट्रपति जो है वो चुना जाए, क्यों ढोया जाए साहब बाइडन को? ये डेमोक्रेट्स की वीकनेस भी दिखती है। डेमोक्रेट्स का जो एक जिसको बैंक्रप्सी बोलते हैं, बैंक्रप्सी बोलेंगे, मेंटल बैंक्रप्सी एज वेल एज फिजिकल बैंक्रप्सी, देखिए कि इनके पास एक भी कोई दूसरा लीडर नहीं है जो कि रिप्लेस कर सके बाइडेन को। और इंटरनल आवाजें भी नहीं, थोड़ा बहुत आवाजें उठी हैं, बट लार्जली स्पीकिंग कोई ऐसे उनके खिलाफ विद्रोह नहीं है विद इन डेमोक्रेट्स की। तो काफी गवर्नर्स भी उनके बैठे हैं, एक पूरा मजबूत सिस्टम बना हुआ डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन और डेमोक्रेटिक पार्टी का, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। ये आश्चर्यजनक बात है। और दूसरे जो प्रेसिडेंट, जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं जैसे कि ओबामा, तो वो भी बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने समर्थन किया। जब जैसे बोला, जैसे पहली डिबेट जो कि अच्छी नहीं गई, किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं गई, तो उन्होंने कहा डिबेट्स कैन गो ऑफुली रॉन्ग, ऑफुली पुअर, समथिंग उन्होंने ट्वीट किया कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो ये शो करता है कि कितना इनके पास इनकॉम्पिटेंट इस वक्त इनका मुद्दे नहीं, बने हुए हैं। चर्चा तो ये भी है साहब के शासन तो अभी भी ओबामा ही चला रहे हैं पर्दे के पीछे से। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ये जो अटैक हुआ है, ये तो ठीक है कि एज था ट्रंप का, और जो पहली 1-to-1 चर्चा हुई उसमें भी दुनिया भर की जो प्रतिक्रियाएं थी वो ये थी कि
कहीं टिक ही नहीं पा रहे हैं बाइडन ट्रंप के सामने। ट्रंप बहुत आक्रामक हैं, और क्यों आक्रामक ना हो, जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया। ठीक है, एक निजी जिंदगी, एक एक डार्क साइड हो सकती है किसी आदमी की, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट तो उन्होंने अमेरिका का कोई अहित किया नहीं है। अमेरिका के हितों को सर्वोच्च स्थान पर ही रखा है। हाँ ठीक है, अनप्रडिक्टेबल हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की छवि भी उनकी है। उसमें अमेरिका को भी कई बार नीचा देखना पड़ सकता है, लेकिन किम जोंग उनके साथ जाकर के हाथ मिलाने वाले भी यही थे, और सबको आश्चर्यचकित भी कर दिया था। तो कहने का आशय ये है कि अगर ट्रंप पर हमले के बाद जो एज दिखाई दे रहा था ऑलरेडी, उसमें अगर कुछ और बूस्ट अप हो गया, तो फिर तो नतीजों पर सीधे सीधे प्रभाव हम देखेंगे। देखिए, ट्रंप की अपनी एक मैसिव फॉलोइंग है। ट्रंप ये भी जानते हैं, और रूरल एरियाज में जाएंगे आप बड़े बड़े सिटी से निकल जाइए, शिकागो, न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस से निकल जाइए, तो टिपिकली रूरल एरियाज बड़े प्राउडली दे आर रिपब्लिकन। मैं इलिनॉय स्टेट की बात करूं तो शिकागो सबसे बड़ा सिटी है। आप शिकागो की जनसंख्या को निकाल दीजिए तो इलिनॉय में कुछ बचता ही नहीं है जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन इलिनॉय एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें कि शिकागो एक बिगेस्ट सिटी है। आप शिकागो से बाहर जाएंगे तो आपको रिपब्लिकन एक सेंस भी दिखती है वहां पे, कल्चरली स्पीकिंग पीपल प्राउडली से हम तो रिपब्लिकन, ट्रम्प सपोर्टर्स। और जो ये इस प्रकार की पॉलिटिकल वायलेंस है, ये भी पिछले अगर आप 2 दशकों में देखें जो कि बढ़ी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल वायलेंस पिछले 2 दशकों में बढ़ी है, खासकर जब ओबामा प्रेसिडेंट बने 2008 में, तब से पॉलिटिकल वायलेंस भी बढ़ी है, क्योंकि बाई पार्टीजनशिप वाला कल्चर चली गई। पॉलिटिकल पार्टियां रिपब्लिकन डेमोक्रेट इतने आपस में डिवाइड हो गए, नंबर 1। दूसरा क्या कि इंटरनेट का जमाना है, तो पॉलिटिकल रेटरिक है वो बड़ी वायलेंट। ट्रंप ने बड़ी वायलेंट पॉलिटिकल रेटरिक को बढ़ावा दिया। और उसके अलावा जो कि जैसा मैंने कहा कि गन कल्चर वहां प्रेवलेंट है, तो सोशल मीडिया पे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स बन जाते हैं। तो आज आवश्यकता नहीं, इंटरनेट बेस्ड हेट ग्रुप्स, रेसिस्ट ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स इंटरनेट पे असेंबल होना आसान है। तो ये भी इस प्रकार की कल्चर, इस प्रकार के इंसिडेंसेस को बढ़ावा देते हैं। आप ये देखिए कि मिशिगन की जो डेमोक्रेट गवर्नर है, एक लेडी हैं ग्रेचन विटमोर, उन पे भी अटैक हुआ। फिर 2021 में जनवरी 6 2021 में जिस प्रकार से कैपिटल पे अटैक हुआ, राइट्स, कैपिटल राइट्स, वो भी पॉलिटिकल वायलेंस का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, जीवित एग्जाम्पल। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बाई पार्टीजनशिप डिवीजन बढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज रिपब्लिक और डेमोक्रेट, जैसे भारत में जिस प्रकार की आप कल्चर देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को देख तक नहीं सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के बाद तो देखिए कि वो कल्चर इस प्रकार की, जिस प्रकार से एक वैमनस्य बढ़ा है पॉलिटिकल पार्टियों में, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी खासकर आप देखेंगे एक दूसरे को मतलब टूट के पड़ती है एक दूसरे। तो वो वहां पे भी उसी किस्म का पिछले 15-20 सालों से आप देखेंगे उस किस्म की कल्चर बढ़ी है। तो ये सब उस कल्चर का हिस्सा है, उसके आउटकम। नहीं, अटल जी की शराफत थी, तभी तो 1 वोट से हार गए थे और सत्ता से बाहर हो गए थे। अटल जी की जगह नरेंद्र मोदी और अमित शाह होते तो मामला ही दूसरा होता, सरकार नहीं जाती। तो साजिश रचने वाले आपको कहाँ ला करके पटक रहे हैं, इतनी समझ तो पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अटल जी की पूरी उम्र बीत गई थी संघर्ष करते हुए, और जब प्रधानमंत्री बने तो उनको किस तरीके से गिराया गया। 1 वोट गवांग को बुलाया गया उड़ीसा से, जो चीफ मिनिस्टर था वहाँ का, और जिसने इस्तीफा नहीं दिया था लोकसभा से, उनके 1 वोट से अटल जी सत्ता से बाहर हो गए थे। तो ये हादसे जो हैं आपको राजनीतिक समझ भी देते हैं। लेकिन मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, ट्रंप अगर जीत गए, व्हाइट हाउस में लौट गए, तो आगे की सिचुएशन क्या होने वाली है रिपब्लिकन्स के और डेमोक्रेट्स के बीच में? ये संघर्ष बढ़ेगा, ये हिंसा बढ़ेगी, अमेरिका और गर्द की तरफ साथ जाएगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, ट्रंप अपने वायलेंट रेटरिक के लिए या जिसको इंसाइटिंग स्पीचेस के लिए फेमस है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उनकी वो सेकंड और लास्ट टर्म होगी अगर वो जीतते हैं।
उसके बाद तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे फिर से। तो उसको वो उस प्रेसिडेंसी में किस ढंग से अपनी लेगेसी लिखना चाहेंगे या कुछ इस प्रकार के 4 साल बिताना चाहेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि जिस प्रकार से जो बाइडन ने फॉरेन रिलेशंस में मैसअप किया, यूक्रेन मुद्दे को देख लीजिए आप, चाइना के सामने बाइडन जैसे घुटने टेक कर बैठ गए। चाइना इस वक्त न केवल भारत के लिए, यूएसए के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो जैसे क्वाड का जो एक सिस्टम अपने देश में, अपने इन सब कंट्रीज ने, इंडिया और यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता थी। बाइडन एक बार मीटिंग में गए जापान में, वहां क्वाड की सबमिट की बायलैटरल उस पर, उसके बाद मीटिंग नहीं की। चाइना को नाराज न करने की उनकी जो एक अपीजमेंट पॉलिसी दिखती है वो स्पष्ट है। ट्रंप इस बात को, ही विल ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न विदाउट एनी डाउट। वो पहले भी उन्होंने सख्ती से काम किया था, फॉरेन रिलेशंस में वो ज्यादा सख्ती से काम करेंगे। इमिग्रेशन इश्यूज को लेके फिर से वो अपने पुराने उस पर आएंगे, क्योंकि इमिग्रेशन इशू भी बहुत बड़ा इशू है। जैसे गन इशू है, इस प्रकार से इमिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, इलीगल इमिग्रेशन। तो ऐसी आशा है कि वो अच्छा काम करेंगे इन विषयों को लेकर। नहीं, लोगों का तो ये भी कहना है कि यूक्रेन रूस का युद्ध खत्म हो जाएगा जब ट्रंप संभालेंगे हमास का, और ये इजराइल का भी जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तो झगड़े जो हैं वो बाइडन प्रशासन के खड़े किए हुए हैं दुनिया में। कोई डाउट नहीं जी। दूसरे, अगर हम अमेरिका में जो कुछ हुआ है इसको भारत में ला करके देखें तो साहब, यहाँ जिस तरह के हालात हम बनते हुए देख रहे हैं, अंदरूनी और बाह्य ताकतों ने पूरी कोशिश कर ली कि नरेंद्र मोदी को रोका जाए, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर ना बनने दिया जाए। और बहुत बेशर्मी के साथ यहाँ के नेताओं ने लंदन में बैठ कर के कहा कि भारत में तो पार्लियामेंट ठीक तरीके से काम नहीं करती है, हमें बोलने ही नहीं दिया जाता है, वहाँ का तो मीडिया जो है वो मोदी ने खरीद लिया है, वहाँ की तो जुडिशरी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, वहाँ तो लोकतंत्र खतरे में है, और मुझे पता नहीं कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका चुप क्यों है, इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक बक दिया गया कि वहाँ तो केरोसिन छिड़का जा चुका है। केरोसिन छिड़कने वाले कौन हैं? नफरत पैदा करने वाले कौन लोग हैं? भड़काने वाले कौन लोग हैं? हिंदुत्व की बात को दुनिया भर में फैलाने वाले कौन लोग हैं? इसका जवाब भी यही लोग दे सकते हैं। लेकिन साहब, जो कुछ अमेरिका में हुआ है उस घटना के बाद अब लोग ये कहने लगे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन इन खतरों से तो आप इनकार नहीं कर सकते जो अभी पेश आया है। और ये तो जनसभा थी, नरेंद्र मोदी तो इतना फ्रीली अंधेरे में भी रोड शो करने के आदी हैं, तो ये खतरा है यहाँ पर। देखिए वहां पर मैं उसको इस इंडियन उससे कंपेयर नहीं करूंगा, यद्यपि ये बात हमें माननी होगी कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ वायलेंस एक कॉमन फिनोमिनन है, और भारत भी इस चीज से इम्यून नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मुनीष जी, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उनके घर में मार दिया गया और एक पूर्व प्रधानमंत्री को श्री पेरम्बदूर में खत्म कर दिया गया जी। तो ये खतरे बहुत बड़े हैं, यहाँ भी बड़े हैं, कोई डाउट नहीं है। और जिस प्रकार से अपने देश में इस वक्त में, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में देखते जिस प्रकार से कॉन्वॉय प्रधानमंत्री का निकलता है, तो बल्कि आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से भीड़ साइड पे खड़ी होती है और कुछ होता नहीं है। बट ये है कि यहाँ पर जो एक मेजर मुद्दा जो सामने आता है वो ये है कि यहाँ पे गन्स की उतनी एक्सेस नहीं है। यूएसए में गन एक्सेस, वहां पे सिक्योरिटी प्रबंध ज्यादा अच्छे हैं, विदाउट एनी डाउट सिक्योरिटी सिस्टम्स अच्छे हैं, बट गन की एक्सेस बहुत कॉमन है। यहाँ पर गन की एक्सेस उतनी कॉमन नहीं है, तो आई थिंक एक कारण ये हो सकता है। बाकी गन वायलेंस की भारत में भी जैसे पूरी दुनिया में संभावना बनी रहती है, पॉलिटिकल वायलेंस की यहाँ भी है, जिसमें कोई डाउट नहीं। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज और जो देश के इस वक्त जो सांसद या जो अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल नेता मानते हैं देश में, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, प्रधान, प्रेसिडेंट्स, जिस प्रकार से उनका कंडक्ट है अपनी डेमोक्रेसी को लेके, वो किसी भी प्रकार से उत्साहवर्धक नहीं है। इट डज नॉट ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन पीपल। ये लोग आपस में लड़ते हैं,
और पैटी पैटी इश्यूज पे जिस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालते हैं, और नेशनल मुद्दों पे भी किस प्रकार से एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में नेशन का हित, देश का हित, राष्ट्र हित भूल जाते हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। मुझे यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस की बजाय मुझे लगता है जो देश के प्रति जो इनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों की, पॉलिटिकल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो इस वक्त जेल में बैठे, तिहाड़ जेल में, जो अरविंद केजरीवाल इसके जीता जाता एग्जाम्पल है। मतलब आप ये देखिए कि सबसे बड़ी त्रासदी पॉलिटिकल वायलेंस से भी ज्यादा खतरनाक यहाँ पे अपने देश में ये है कि किस प्रकार से एक नासूर बन के एक कैंसर की तरह आपका बिहेवियर होता है पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नेताओं का, और देश को उसको सहना पड़ता है। जबकि अपने देश में गरीबी, अव्यवस्था, करप्शन और जनजीवन को लेकर जो आम रूटीन में रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार की हमें दिक्कतें झेलनी पड़ती है, उसमें इन पॉलिटिकल पार्टियों का, पॉलिटिकल जनता के चुने प्रतिनिधियों का एक सेंस होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनका एक हीलिंग टच उनको देना चाहिए देश को। लेकिन इन सब मुद्दों को ताक पे रख के किस प्रकार से अनारकी, अराजकता और स्वार्थ हित साधने के लिए कुछ भी और किसी भी लेवल पे चले जाते हैं। और ये अकेले अरविंद केजरीवाल तो उसके जीता जाता एग्जाम्पल है ही, उसके अलावा बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनके आप कंडक्ट, उनके बिहेवियर को देखें। मतलब इसको कहते हैं कि, जिसको कहते हैं कि मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, वो लेवल जो ये दो पंक्तियां हैं किसी कवि ने कही है, वो अपनी पूरी सिस्टम पे इतने फिट बैठती हैं। केजरीवाल पर तो अलग से एक शो करेंगे आपके साथ जी 1-2 दिन में जब भी समय मिलेगा। जी जी लेकिन बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ साहब कि जो काम यहाँ कांग्रेस पार्टी कर रही है, जी केरोसिन छिड़कने की, दिया सलाई दिखाने की धमकी देने की, वही डेमोक्रेट्स नहीं कर रहे हैं रिपब्लिकन्स के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने भी तो बहुत केरोसिन छिड़क दिया है और उसी की वजह से ये 20 साल का लड़का गन लेकर के पहुंच गया। आपने ओमकार जी इतना फिट शब्द का प्रयोग किया है, गैस लाइटिंग। भारत का विपक्ष, अगर गैस लाइटिंग से भी कोई बड़ा शब्द निकल के आता है तो इन पे अप्लाई होता है। 8500 रुपीज का इन्होंने प्रॉमिस किया, 8500 रुपए, 8500, और खटाखट। वुमेन, खटाखट, फटाफट खटाखट। तो ये क्या शो करता है? और अभी भी किसी भी छोटे से मुद्दे को देख लीजिए, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आप वापस आई हैं कांग्रेस, 99 सीटें आपके पास, तो आपका फर्ज बनता है कि जो सत्ता में है उनके साथ मिलके कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे देश को आगे बढ़ाए। इवन अभी आप देखिए, छोटे से एग्जांपल दे दूं जो इस डिबेट में किसी प्रकार से सीधा संबंध नहीं रखता, बट ये शो करता है कमिटमेंट। जब नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों की बात आती है, तिब्बत को लेकर 12 जून यानी कि इसी महीने की 12 तारीख को कांग्रेस ने यूएसए में एक बिल पास किया, तिब्बत रिजॉल्व एक्ट, और उन्होंने चाइना से सीधी इस एक्ट के माध्यम से सीधी अपील की कि चाइना प्लीज तिब्बत के मुद्दे को सुलझाइए, रिजॉल्व कीजिए। ओंकार जी 18 तारीख को, 18 को, 5 दिन बाद एक डेलीगेशन यूएसए से, रिपब्लिकन लेड, क्योंकि रिपब्लिकन की मेजोरिटी है, लेकिन उसमें नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेट होते हुए भी बहुत बड़ी नेता के रूप में आई। Yes. ये 6 लोगों का डेलीगेट धर्मशाला इंडिया में लैंड भी कर चुका है। 12 तारीख को बिल पास होता है यूएस कांग्रेस में, और 18 को ये आ चुके हैं, दलाई लामा जी से धर्मशाला मिलते हैं। और अपने देश के देखिए, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने तिब्बत, जो दलाई लामा है अपने धर्मशाला में बैठे, आपके देश में बैठे हैं, उनको आपने शरण दी हुई है, उनसे मिलने तक नहीं गए। अपने प्रधानमंत्री ने तो धर्मशाला में वो भी किया, पब्लिक रैली भी की, उसके बावजूद भी उन्होंने वहां नहीं गए, मिलने नहीं गए, उसी सिटी में होते हुए भी, ताकि चाइना नाराज ना हो जाए। तो इतने बड़े बड़े मुद्दे अपने पास देश के, अपने चारों तरफ हम सराउंडेड हैं बड़ी बड़ी अजीब किस्म के जोखिम भरी कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इतने बड़े मुद्दे हैं, डोमेस्टिक इश्यूज पे आप इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो इनको इस प्रकार की बातें करने की बजाय, गैस लाइटिंग करने की बजाय, इनको मिलकर देश के हित में काम करना चाहिए। नैन्सी ने तो साहब ताइवान की भी यात्रा की थी चीन के विरोध के बावजूद। जी जी जी, वो तो बहुत ही कहना चाहिए कि निर्भीक लेडी है। मुनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। ओंकार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नमस्कार।